हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है कि हम लोग पॉलिटी का सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं वैसे पॉलिटी का डिफरेंट टॉपिक से। और आपको पता है कि ये पीटी 365 का लेक्चर कर रहे हैं हम लोग। तो जो इस वीडियो को नए देख रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं और इसको 1-2 वीडियो में अब बचा है उसको पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये हम लोग अगर स्टैटिक पार्ट हम लोग का इसमें ऑलरेडी अच्छा है, तो ये पॉलिटी का जो हम लोग सीरीज़ समझते हैं इसमें हम लोग को और अच्छे से समझ आता है। क्योंकि आपको पता है कि स्टैटिक अगर रहता है तो कोई भी ऐसा न्यूज़ में है तो उसको स्टैटिक से रिलेट करके यूपीएससी का पूछने का ये नेचर है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। और हम लोग इससे जितना बेनिफिट हो सके उसको गेन करेंगे। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक यूनिट 3 रहेगा, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का। और इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग का रहेगा रोल ऑफ गवर्नर। तो इसमें आपको पता है कि जैसे दिया रहता है कि न्यूज़ में किस कारण से रहा। तो क्या था कि केरला, तमिलनाडु और पंजाब के गवर्नमेंट जो थे उसने जा कर के सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर के अगेंस्ट जब फाइल किया, क्योंकि उसमें क्या था कि यहाँ पे जो बिल पेंडिंग इशू था, ठीक है, इसको लेकर के। तो इस कारण से टॉपिक हाईलाइटेड हो जाता है। तो इसमें अब हम लोग का हो जाता है थोड़ा सा स्टैटिक कि आर्टिकल अगर हम लोग 200 का बात करें तो इसमें होता है कि गवर्नर को असेंट देना रहता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के बिल में, ठीक है, तब जाकर के वो लॉ बनता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ और हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसको हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ बिल का उस कंडीशन में क्या स्टेटस रहता है। अगर बात करते हैं कि अगर गवर्नर बिल पे असेंट देते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है लॉ बन जाता है। साथ ही साथ अगर उन्होंने इस पे असेंट देना मना कर दिया और उस पे रोक लगा दिए तो ये जो होता है ये लॉ नहीं बनता है, ये लॉ नहीं बन पाता है। अगर बात करते हैं कि उन्होंने अगर रिटर्न कर दिया बिल को, ठीक है, रिकन्सिडरेशन के लिए, तो इनके पास स्टेट लेजिस्लेचर के पास कुछ कुछ ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि ये क्या है कि ओरिजिनल शेप में बिना कुछ बदलाव किए उसको फिर से रीअसेंट के लिए भेज देते हैं गवर्नर के पास। या फिर चाहे तो इसमें एक और चीज़ जानने का बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी, सबसे बड़ी बात यह है यूपीएससी जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि कोई टाइम लिमिट दिया हुआ है क्या। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इसके बीच में गवर्नर को असेंट देना है। लेकिन एक चीज़ ये है कि मतलब ऐसा इंसिस्ट किया गया है कि जितना जल्दी हो सके उनको इस पे असेंट, मतलब क्या डिसीजन लेना है वो चीज़ होना चाहिए। तो उसी तरह से एक और हम लोग देख लेते हैं कि अगर बिल का रिज़र्व करने का बात करें तो इसमें गवर्नर के पास प्रेसिडेंट के रिकन्सिडरेशन के लिए भी ऐसा पावर दिया गया है कि उस बिल को रिजर्व करके रखे, ठीक है। तो इसमें यही होता है, ये इस डर से रखा जाता है क्योंकि आपको पता है कि अगर बिल बन गया, गवर्नर को पता रहता है कि अगर बिल जो है कानून बन जाता है मेरे एसेंट से, तो हो सकता है कि वो जो पावर है हाई कोर्ट का, वो उसको कम कर देगा। और इस केसेस में जो पावर दिया गया है हाई कोर्ट को, तो वो चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दिया गया है वो कम हो जाएगा। वो चीज़ हो सकता है कि किसी सिचुएशन में वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस कारण से जो होता है थोड़ा सा तुरंत बहुत जल्दीबाजी में जो गवर्नर होते हैं किसी भी बिल पे असेंट देने से थोड़ा सा इसको कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है, यही बस देखना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिजर्व जो बिल है इस केसेस में भी रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के लिए है, आर्टिकल जो है 201, ठीक है। तो इसमें होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ये या तो इस बिल पे असेंट दे सकते हैं या फिर उसको विद होल्ड कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल किस में बताया गया है, 201 में। और इसमें ख़ास बात कुछ जानने को तो नहीं है क्योंकि सारा चीज़ हम लोग स्टैटिक में पढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है ये डायरेक्ट गवर्नर को जो है ये बिल को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। जब जैसे कि क्या था कि यहाँ पे जो रिजर्व करके रखे गवर्नर कि हम लोग को प्रेसिडेंट से इनको एसेंट लेना है, तो इस केसेस में जो है तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट गवर्नर को रिटर्न कर देंगे प्रेसिडेंट, या फिर उस पर एसेंट दे देंगे। तो ये भी हम लोग को समझना है। अब हम लोग आगे समझ लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिया गया है ये गवर्नर से रिलेटेड। और ये मतलब अलग अलग केसेस में कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए हैं, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 153 का, ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होंगे, बस यही इसमें मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 154 में देखें तो इसमें बात किया गया है इनका पावर के बारे में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर।
तो ये इसमें हम लोग को ये समझना है कि इसमें पावर का बात किया गया है गवर्नर का। उसी तरह से आर्टिकल 155 का बात करते हैं, तो इसमें जो है गवर्नर है ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा समझना है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 161। तो ये जो गवर्नर है, ठीक है, ये इनके पास पावर दिया गया है पार्डनिंग का, रिप्राइव का, ये सारे जो पावर रहते हैं ये गवर्नर के पास दिए गए हैं। तो आर्टिकल 163 भी है और 164 आगे हम लोग देखते हैं। जैसे 163 में बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, और अगर हम लोग स्टेट में बात करते हैं तो, और चीफ मिनिस्टर, तो इसमें क्या है कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस देंगे, ठीक है, कि कैसे उसको एक्सरसाइज करना है, किसी भी फंक्शन को क्या करना है, तो इनके एड एंड एडवाइस पे रहेंगे, ये सीएम के एड एंड एडवाइस पे यहाँ पे गवर्नर का बात किया गया है आर्टिकल 163 में। अगर 164 का बात कर लें तो इसमें बताया गया कि गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं, ठीक है, मतलब ये उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है, ओथ, तो चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ अदर मिनिस्टर्स को। तो आर्टिकल 213 में देखें तो इसमें बताया गया है कि गवर्नर जो है ये ऑर्डिनेंस बनाने का इसमें पावर दिया गया है। और 123 में किसका पावर दिया गया है, तो ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस बनाने का, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। आर्टिकल 217 उसी तरह से कि गवर्नर जो है ये कंसल्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट से, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, तो ये भी हम लोग को समझना है। तो इसमें है कि गवर्नर से कंसल्ट करके, क्योंकि ये भी होता है कि उनको ओथ दिलाने का काम करते हैं स्टेट में, तो हाई कोर्ट के जो भी जजेज होते हैं तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए इनसे एक राय लिया जाता है गवर्नर से, तो ये भी हम लोग समझ सकते हैं। इसमें कुछ कुछ केसेस हैं, वो तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। जैसे कि अगर एक व्यू देख लेते हैं ओवरव्यू की तरह, जैसे शमशेर सिंह केस, ठीक है, 1974 का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि गवर्नर जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर पे एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, और जबकि अगर बात करते हैं कि एसेंट को विद होल्ड करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, तो इसमें ये चीज़ बताया गया है। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस, ये है नबम रेबिया केस, ठीक है, 2016 का। कभी कभी होता है ना कि गवर्नर जो होते हैं अपने मनमानी करते हैं, तो उस केसेस में अगर किसी भी बिल पे अगर ऐसा अपना क्षेत्राधिकार बनाते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में क्या है कि जुडिशियल रिव्यू का भी एक प्रोविजन है इसमें, और इसमें बताया गया नबम रेबिया केसेस में। तो इतना तो हम लोग को ज़्यादा मैटर नहीं करता ये सब चीज़, ठीक है, तो ये भी है। और उसी तरह से आगे देख सकते हैं रिसेंट जजमेंट और 2023 का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अभी जज के केसेस में, गवर्नर के केसेस में क्या रिलेटेड है जजेस का जो जजमेंट आया। तो इसमें यही बताया गया पंजाब केस में, स्टेट ऑफ पंजाब केस में, कि जैसे कि इनके पास अगर विद होल्ड करने के लिए असेंट है, ठीक है, तो इस केसेस में क्या है कि इनको रिटर्न कर देना होगा रिकन्सिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो गवर्नर के पास जो है इंडेफिनिटली पावर नहीं है किसी भी बिल को रोकने के लिए, तो ये चीज़ इसमें बताया गया। तो हमारे लिए तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बस इतना थोड़ा सा समझना है कि किस पावर में है इनको एसेंट का, किस में नहीं है, और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इस केसेस में ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बताया गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, हम लोग का ये नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये पहले जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये इसका इंपोर्टेंस बताया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि इंडिया में इसका क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो है ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को बताता है यूनियन एंड स्टेट के बीच में, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया कि ना तो ये ऊपर है और ना ही ये नीचे है, जबकि ये दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये थोड़ा सा न्यूज़ में हाईलाइटेड था। तो हम लोग इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल जो हैं वो समझ लेते हैं। इसमें बताया गया कि जो अगर बात करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, तो ये अलग होकर के काम नहीं करेगी, बल्कि ये जो है जॉइंटली काम करेंगे, और ये भी अलग अलग साथ ही के स्टेट एजेंसी और नेशनल एजेंसी के साथ मिल करके। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है। तो 7 शेड्यूल का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो है अलग अलग लिस्ट बताए गए हैं, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसी बीच में है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, जिसमें हम लोग जिसका हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, या आर्टिकल है आर्टिकल 312, ठीक है, 312। तो इसमें जो है ये चीज़ इसमें मेंशन किया गया है, और साथ ही साथ बताया गया है कि इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम जो है, ठीक है, उसको इन्फोर्स स्टेट, साथ ही साथ सेंट्रल लॉ के इन्फोर्स करने का ये पावर है इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम को। तो ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कैरेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, आप सेंटर में देखें तो यूपीएससी कंडक्ट कराती है और स्टेट में तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी तरह से इंटर स्टेट काउंसिल का बात करते हैं तो ये इसमें बात किया गया आर्टिकल 263 में, और ये डिस्कस करती है और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेट करती है वो सब्जेक्ट मैटर को जो कि सेंट्रल स्टेट के बीच में कुछ ऐसा मैटर को हो सकता है कि उसको रिकन्सिलिएशन के लिए या फिर उस मैटर को जो हाईलाइटेड हो जाता है किसी मुद्दे पे, तो उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन में ये बात किया गया है। ये काउंसिल है जो कि आर्टिकल 263 में आते हैं, और इसी में है आर्टिकल 261, ठीक है। ये जो होता है ये प्रोवाइड करता है फुल फेथ और क्रेडिट, ठीक है, जो कि दिया गया है सारे टेरिटरी में इंडिया का। अगर हर एक राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो पब्लिक एक्ट हुए, रिकॉर्ड हुए और साथ ही साथ जुडिशल प्रोसीडिंग्स हुआ यूनियन और एवरी स्टेट का, तो ये इसमें जो होता है कि थोड़ा सा इसमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का बात करता है आर्टिकल 261 में, फुल फेथ एंड क्रेडिट का, कि सारे स्टेट और जो भी यूनियन में हैं वो टेरिटरी में होना चाहिए ये चीज़। और इसी तरह से जोनल काउंसिल जो है ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कैरेक्टर में आ जाता है, जो कि बात करता है कि वैसे तो ये इस्टेब्लिश किया गया था जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये आता है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। आर्टिकल 280 का बात करते हैं तो ये फाइनेंस कमीशन का बात करता है, ठीक है। और आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन से कहीं ना कहीं यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये हो सकता है 15-16 से पूछे, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि ये फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, तो बेसिकली ये जो होता है जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का और अलग अलग रिसोर्सेज सेंट्रल स्टेट में डिवाइड करने का बात करता है कि किसके बीच में कितना शेयर जाना चाहिए, तो ये आर्टिकल 280 में बताया गया है। उसी तरह से आर्टिकल 279 ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, उसके बारे में इनको इसमें मेंशन किया गया है, जिसमें कि अलग अलग इसमें मेंबर होंगे यूनियन से और स्टेट से, तो इसमें कंबाइंड रहते हैं। इसी तरह से है कि इसमें बताया गया है कि जो जीएसटी का जो भी होता है रिस्पॉन्सिबल और डिसाइड रेट करना, इसका ये काम है जीएसटी काउंसिल का, जो कि आर्टिकल 279 में मेंशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्टेप क्या है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के को और बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें होता है कि शेयर, अभी देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये चीज़ पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो PYQ में पूछा गया है ये 14 फाइनेंस कमीशन का, तो उनका शेयर कितना था। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो 32% से 42% होना चाहिए, इसका ये 14 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था। तो फिर है कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कोई भी अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो जैसे कि सेंट्रल स्टेट दोनों को मिल करके इसमें वर्क करते हैं, ये स्कीम को चलाते हैं, तो उसके लिए भी इसमें मेंशन किया गया है कि अच्छे से स्टेप लेना है। साथ ही साथ फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, बेल आउट प्रोग्राम जो कि इसके अंदर में आता है, उज्ज्वला डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी होती है तो उसके अंदर में, और ये जो है एश्योरेंस योजना उदय स्कीम, ये भी थोड़ा सा इस प्रोग्राम को बेल आउट करने के लिए इस फाइनेंस सेक्टर का ये रोल प्ले करता है इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जैसा। आगे देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो नीति आयोग है, ठीक है, और आपको पता है कि इसके जो हेड होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ये प्लेटफॉर्म एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें इस वजह से ऐसा बताया गया है कि जो नीति आयोग है ये बहुत सारे ऐसे स्कीम लॉन्च करती है जो कि कहीं ना कहीं स्टेट को भी, सेंटर को भी बेनिफिट पहुंचाती है। तो इस कारण से ये इनका एक बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने में। तो इसका बात करते हैं कि जैसे कि सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर, और वो जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट पे ये बात करते हैं, क्योंकि इस पे ऐसे नीति आयोग के द्वारा ये सारे स्टेप ऐसे लिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर हम लोग स्टेट का बात करते हैं उसमें अलग अलग नीति आयोग से स्कीम लॉन्च किया जाता है, तो इनसे तो कोऑर्डिनेशन करना वहाँ के चीफ मिनिस्टर से वो तो नेसेसरी है ही। तो अगर इसका भी बात करते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट जो अभी पिछड़े हैं तो उनको थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए ये स्टेप लिया गया है, ठीक है। नीति आयोग ने भी ऐसे लॉन्च की है, तो ये इसमें है कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो ये चीज़ है। फिर उसी तरह से फ्रेमिंग मॉडल लॉ, ये जो लैंड लीजिंग होता है या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म के लिए किसी भी कंपनी को किसी भी उसको दे देना, तो ये भी इसमें इस लॉ को फ्रेम करने में इनका एक स्टेप रोल है। साथ ही साथ एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न का बात करते हैं, हिमालय स्टेट का बात करते हैं,
तो इसमें भी कहीं न कहीं ये अगर नॉर्थ ईस्टर्न का बात करते हैं तो ये अभी पीछे है, ठीक है। तो इनको थोड़ा-सा स्पेशल एक प्रॉफिट पहुँचाने के लिए अलग-अलग स्कीम लॉन्च किया गया है। उसी तरह से सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ये 7 प्रोग्राम, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 7 प्रोग्राम क्या है। तो ये जो है ये इनिशिएटिव है, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्म करना एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। तो आपको सीधे-सीधे पूछा जा सकता है कि 7 प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, वो भी स्टेट में, तो उससे रिलेटेड है 7 प्रोग्राम। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। यहाँ से मैं तो ये समझता हूँ कि वीवीआई बन जाता है, अगर मतलब इस पीटी का बात करें अभी का, तो क्योंकि यूपीएससी का तो कुछ कहना नहीं है कहाँ से उठा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इस पर क्या बात कहा गया, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट बात करते हैं असम अरुणाचल, सॉरी। तो हाँ, इसमें बात ये है कि असम एंड अरुणाचल प्रदेश जो हैं, इन्होंने एमओयू साइन किया ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट था बहुत लंबे समय तक, इसको ख़त्म करने के लिए। तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। इसमें बात ये है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जुडिशियल रिडेसल का, तो आर्टिकल 131 इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसे आपको पता है कि जब हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन का बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें कि जो भी ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है सेंट्रल स्टेट में, तो उसको रिजोल्व करने के लिए आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, और वही एक होता है इस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए। तो देख लेते हैं कि जैसे कोई भी अगर एक स्टेट और एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में ऐसा कुछ डिस्प्यूट है, तो उसके लिए फिर ये सुप्रीम कोर्ट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। साथ ही साथ अगर बात करते हैं कोई भी स्टेट, और साथ ही साथ स्टेट अगर एक साइड, या फिर ये सारी चीज़ देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन दे करके हम लोग को पूछा जा सकता है यूपीएससी के प्री और ये इस चीज़ में, ठीक है। तो कि इसमें आते हैं कोई भी स्टेट हो गया, या फिर स्टेट अगर एक साइड से बात करते हैं, या एक और एक से ज़्यादा स्टेट, तो इसके लिए भी ये प्रोविजंस है इसमें, ठीक है। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन के अंदर आप जा करके अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर 2 और 2 स्टेट, तो ये सारी चीज़ आ जाते हैं। इसी तरह से देख लेते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल 263 के अंदर आता है। ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि आप इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप करना, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इंटर स्टेट सेटअप करने का पावर प्रेसिडेंट को दिया गया हो किस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल 263। और इसमें क्या होता है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए ये स्टेट के बीच में काम करती है। तो इसमें कुछ ड्यूटी असाइन किया गया है, जैसे कि इंक्वायरी करना, एडवाइस करना, ठीक है, उस डिस्प्यूट के अंदर, तो ये भी दिया गया है। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन करना और डिस्कशन करना उस सब्जेक्ट मैटर पे जो कि इस डिस्प्यूट का कारण बना है, ठीक है। और इसी तरह से एक और है कि रिकमेंडेशन, अलग अलग सब्जेक्ट पे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना, इस जो इंटर स्टेट काउंसिल बनेगा उस पर कि आप कैसे उस डिस्प्यूट को या उस चीज़ को, किसी भी मैटर एराइज हुआ है उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, और बेटर कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं पॉलिसी और किसी भी सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया। उसी तरह से है जोनल काउंसिल, ठीक है। जोनल काउंसिल आपको पता है कि स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर में इस्टेब्लिश किया गया था जोनल काउंसिल, और इसमें जो है ये एडवाइजरी रोल ये प्रमोट कर दिया, ठीक है। और इसमें मेन इसका ये रहता है कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना करके रखना स्टेट और साथ ही साथ यूनियन के अलग अलग टेरिटरीज और सेंटर में। तो ये चीज़ बात हो जाता है। देख लेते हैं एक ओवरव्यू कि बॉर्डर डिस्प्यूट, आप इसको हम लोग अच्छे से ये समझते हैं, क्योंकि बहुत जितना भी अभी तक से रहा है, अगर इस सब हम लोग नॉर्थ साइड का बात करते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, तो कहीं ना कहीं अलग अलग देशों से, अलग अलग खुद के राज्य में भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट का कारण बन गया है। यहाँ पे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये जो है आपका ये अगर हम लोग बात करते हैं सरचू और साथ ही साथ लेह और मनाली हाईवे में, तो ये देखने को मिलता है, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। और उसी तरह से हरियाणा में बात करते हैं, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में, तो ये किस कारण से है, तो ये जो परवानी रीजन है और ये पंचकुल में, तो इस रीजन को लेकर के यहाँ पे डिस्प्यूट है। उसी तरह से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के बीच में है। यहाँ पे देखते हैं गुजरात और राजस्थान, ये मंगध हिल, ठीक है, तो इस बीच में है यहाँ पे। उसी तरह से हम लोग उड़ीसा वेस्ट बंगाल का बात करते हैं, तो यहाँ पे भी है जो मेनलैंड बाउंड्रीज है, और साथ ही साथ जो कनिका सैंड आइलैंड है उसको लेकर के इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कनिका सैंड आइलैंड कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा उड़ीसा वेस्ट बंगाल के रीजन में, ये बे ऑफ बंगाल में हम लोग को मिलता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, इसमें क्या है बॉर्डर डिस्प्यूट का कारण, तो ये जो हम लोग बात करते हैं बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, और जो कि लार्ज मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और तो इनके बीच में हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर ऐसा पॉपुलेशन वाले अलग अलग
उनके ट्रेडिशन और कल्चर हैं, तो उस बीच में तो होना सा ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाता है। और ये जो पार्ट था, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का था पहले, जब बात करते हैं कि 1956 से, ठीक है। तो उसके बाद जो था ये आता था कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका और केरला के बीच में बात करते हैं, तो ये जो कसरागोड है, ठीक है, ये पूछा है, ठीक। कसरागोड ये जो पार्ट है केरला का, और अलग अलग कन्नड़ स्पीकिंग लोग हैं यहाँ पे, तो इस कारण से ये थोड़ा सा डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। और यह जो है एक्टिव है, और ये जो है डोरमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, और एटलीस्ट नहीं न के बराबर यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ख़त्म, समाप्त कर दिया गया है एक तरह से। आगे देख लेते हैं कि जोनल काउंसिल, ठीक है, आपको पता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर ये बनाया गया। तो इसमें क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसमें मेंबर है, ठीक है। तो इसमें चेयरपर्सन जो होता है, ये यूनियन होम मिनिस्टर होता है इसका, ठीक है, चेयरपर्सन। और इसमें 5 जोनल काउंसिल हैं अभी, जैसे कि अगर बात करते हैं नॉर्दर्न साइड में, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न साइड में। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट आते हैं, वैसे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये पता है आपको कि बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक रहता है, हमेशा आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता है, इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा कि ये जो कृष्णा, ये जो हमेशा से हम लोग पढ़ते आए हैं कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल 2 है, ठीक है। और ये जो बात करते हैं कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के अंदर जो आती है इस एक्ट के अंदर, तो ये थोड़ा सा भी हम लोग को ध्यान रखना है कि किसके अंदर आता है। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, तो उन्होंने अप्रूव किया, ठीक है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा, तो यही कारण हो जाता है, इस कारण से न्यूज में रहा कि यूनियन जो कैबिनेट थे इसको अप्रूव करते हैं कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 को। तो इस कारण से यहाँ पे ये बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट है, उसने उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि ये जो अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्यूट का कि सतलज यमुना लिंक कैनल वाला, तो इसके बीच में भी ये स्लो प्रोसेस में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इसके लिए भी इन्होंने फटकार लगाया सुप्रीम कोर्ट। तो इस कारण से ये थोड़ा सा हम लोग के लिए समझते हैं। आगे देख लेते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इससे क्या रिलेटेड है कि मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 7 शेड्यूल का, तो 7 शेड्यूल में आपको पता है कि अलग अलग लिस्ट दिए गए हैं। जैसे अगर स्टेट लिस्ट का बात करते हैं, तो एंट्री 17 में तो ये जो पूछा भी जा सकता है कि ये जो वाटर डिस्प्यूट का मैटर है या वाटर है, ये किसके अंदर में आता है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर में आ जाता है। तो जैसे कि अगर बात करते हैं वाटर का सप्लाईज का, इरीगेशन के लिए कैनल, साथ ही साथ ड्रेनेज और इम्बैकमेंट बनाना, वाटर स्टोरेज, तो ये सारे जो चीज़ है ये लिस्ट 1 में आता है, ठीक है। और ये एंट्री 56, तो इतना हम लोग को तो ध्यान नहीं रखना है, ये स्टेट लिस्ट में आ जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं आर्टिकल 262 का, तो पार्लियामेंट जो है ये लॉ बना सकती है और साथ ही साथ प्रोवाइड कर सकती है एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है, जो कि रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ओवर एनी इंटर स्टेट वाटर, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा वाटर रिसोर्सेस है, रिवर है, वैली है, तो इस बीच में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है आर्टिकल 262 के अंदर उस डिस्प्यूट को, जो है उस डिस्प्यूट के रिलेटेड, ठीक है, कि उसको वाटर को कैसे एक दूसरे को एक अगर मान लेते हैं कि एक दूसरे स्टेट में है, 2 स्टेट में, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये जो है लॉ बना सकती है, ठीक है। तो इसी बीच में है ये 2 ठे लॉ बने थे इसके लिए, और ये पार्लियामेंट बनाई, जिसमें कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट 1956 आया, और इसी तरह से एक और है कि रिवर बोर्ड एक्ट 1956 लाया गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट 1956 में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो भी ऐसा डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए एक ट्रिब्यूनल और एडजुडिकेशन बनाना, ताकि उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके, ये इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिवर बोर्ड एक्ट 1956, इसमें होता है कि ये सेट किया गया है रिवर बोर्ड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। तो यही है कि इसमें बेसिकली ये रिवर बोर्ड जो है ये सेटअप किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसमें कि किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली का कोई भी अगर ऐसा डेवलपमेंट और कोई इशू हो जाता है तो उसी तरह से आर्टिकल 262 जो है, मतलब ये जो भी हम लोग अभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन या फिर कोई भी इस तरह से बात कर सकते हैं। उसके एक तरह से बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर भी हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक ब्रॉड आइडिया है। तो आर्टिकल 262 जो है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये एडजुकेटिंग कर सकती है, डिटर कर सकती है इस बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट में। तो इसी बीच में है कि आर्टिकल 136 जो है ये एम्पावर करती है सुप्रीम कोर्ट को कि कोई भी अपील जो है ऐसा ट्रिब्यूनल के पास, तो उस ऑर्डर को सुनने के लिए आर्टिकल 136 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, उसको रिजोल्व करने का काम करेगी।
आगे देख लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा मैप में दिखाया गया है कि ट्रिब्यूनल सेटअप अंडर ISRW, ये जो हम लोग पढ़े हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, एक्ट 1956, इसके अंदर में किस तरह से है। तो आपको पता है कि ये जो हम लोग इंडस रिवर सिस्टम का बात करते हैं, तो हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र और ये चीज़, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखते हैं कि रावी एंड ब्यास जो वाटर ट्रिब्यूनल स्टेट कंसर्न है, ये किसके किसके बीच में है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, तो इस चीज़ में आ जाता है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल स्टेट कंसर्न, ये हो जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, क्योंकि कोई भी ऐसा रिवर जो है जिस स्टेट से होकर के गुजरती है, तो कहीं ना कहीं उसमें डिस्प्यूट या फिर उस चीज़ से रिलेटेड हम लोग को उसी एरिया में देखने को मिलता है। और उसी तरह से है महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये जो है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, ये महादोई या कहीं कहीं महादई लिखा रहता है, तो ये भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो कि अभी अभी इनेक्ट किया गया है, मतलब इसमें कुछ अलग इसका प्रेफरेंस दिया गया, तो इस बीच में भी, तो ये बहुत पहले से ऐसा इशू चलते आ रहा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में। एक और हम लोग को देख लेते हैं, ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये जो देखती है किसके बीच में है स्टेट कंसर्न, ये किससे रिलेटेड है, तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। ये सबसे बड़ा है ना कि कभी कभी हम लोग को पूछा जा सकता है कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है ये किस किस बीच में देखने को मिलता है, ऑप्शन देकर के पूछा जाता है। और ये जो ट्रिब्यूनल है इनके बीच को देखती है, ठीक है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और साथ ही साथ पुदुचेरी, यहाँ पे हम लोग को कहीं देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, तो ये जो है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उड़ीसा स्टेट कंसर्न, ये भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ, इसमें ये है कि नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, ये नेशनल वाटर पॉलिसी, ये इस तरह से पॉलिसी जो है ये पूछे जाते हैं जनरली। ये एड्रेस करता है वैसे इशू को, जैसे कि अगर बात करते हैं वाटर स्कार्सिटी का, इनक्वालिटीज डिस्ट्रीब्यूशन का, साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि कोई ऐसा लैक कर रही है वाटर यूज़ में पर्सपेक्टिव में, तो उस चीज़ को मैनेजमेंट और मैनेज करने के लिए, उस इश्यू को टैकल करने के लिए नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 को बनाया गया। तो ये जो आता है आपका, ये यूनियन लिस्ट में आता है, जैसे कि क्योंकि आपको पता है कि रेगुलेट करना डेवलपमेंट और इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली को, तो ऑब्वियस सी बात है ये यूनियन और हेड जो है उसी के अंदर में आना चाहिए, तो ये आ जाता है आपका यूनियन लिस्ट में। लेकिन वाटर का अगर बात करते हैं तो खुद सब्जेक्ट लिस्ट है। इसी तरह से बात करते हैं कि अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये ऑलरेडी जो है इंटरनेशनल रूल को फॉलो करती है, जैसे कि बात करते हैं हेलसिंकी रूल ऑफ 1966, ठीक है, हेलसिंकी रूल 1966, तो ये रिकॉग्नाइज करता है, ये बात करता है कि इक्विटेबल यूज होना चाहिए वाटर का, ठीक है। और जैसे कि अगर हम लोग अलग अलग बेसिन का बात करते हैं, जैसे जिस स्टेट से होकर के गुजर रही है, और उसी के लिए ये इक्विटेबल यूज होना चाहिए, जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक नीड और अलग अलग रिसोर्स का अवेलेबिलिटी अच्छे से हो सके, तो ये बात किया है हेलसिंकी रूल 1966 में। उसी तरह से जो है कैंपियन कंसोलिडेशन ऑफ ILA रूल जो है, ठीक है, तो ये एक किस पे बात करता है, ये भी है 1966 से 99, ये बात करता है कि इंक्लूजन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर जो कोई भी ऐसा एक्वीफर होता है जो कि वाटर रिसोर्सेस होते हैं, तो उसके बारे में, उसके इंक्लूजन के बारे में बात करता है कि अगर हम लोग देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर जो है या फिर फोसिल्स वाटर जो है, ये बेसिकली, तो इस तरह से ये चीज़ हम लोग को समझना है कि कैंपियन कंसोलिडेशन रूल के अंदर बेसिकली इसमें बताया जाता है कि कोई भी अगर इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया का, ठीक है, पाकिस्तान एंड इंडिया में कोई भी ऐसा इशू है, तो उस बीच में इस जो कोई भी अगर उस स्टेट से या फिर उससे कोई वाटर बेसिन से निकला हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से अच्छे से करना है, ठीक है, विदाउट मतलब एक इशू क्रिएट किए हुए, तो इस रूल में ऐसा बताया गया है। बस इतना हम लोग को थोड़ा सा समझना है। आगे देखते हैं कि अबाउट SYL कैनल, ठीक है, तो ये क्या है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो SYL कैनल जो है ये हरियाणा और पंजाब के बीच जो है रावी और ब्यास का बात करते हैं, उस नदियों के जल को मतलब एक तरह से बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये 214 किलोमीटर जो है इतना शेयरिंग करती है, ठीक है। तो ये जो प्लान कब लाया गया था वो 1966 में, ये जो है 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनल जो है, जो कि वाटर शेयर करती है रावी और ब्यास रिवर के बीच में, और ये हम लोग को देखने को मिलता है हरियाणा एंड पंजाब में। तो यही चीज़ है इससे रिलेटेड, तो इस बीच में SYL रिवर प्लान जो है इसमें बताया गया है। आगे देख लेते हैं कि हरियाणा जो है ये कंप्लीट किया है SYL कैनल को कब, तो 1980 में, और जबकि पंजाब जो है ये रिपेरियन प्रिंसिपल और साथ ही साथ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर का जो है उस पर बात।
तो मतलब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस तरह से है कि आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगा। इसमें बताया गया ये है कि SYL जो कैनल है ये जो 1980 में ये कंप्लीट कर दिया गया हरियाणा के हरियाणा की तरफ से। लेकिन अगर क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है ये दोनों के बीच में, हरियाणा और पंजाब का, तो हरियाणा ने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन अगर पंजाब का बात करते हैं तो ये रिपेरियन प्रिंसिपल का हवाला दे करके ऐसा बोलती है कि ये मतलब उस चीज़ को जो है अपना काम करने का ये टालते गई है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं रिपेरियन प्रिंसिपल का, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये है क्या। तो इसमें ये बताया जाता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कोई वाटर बॉडी इस लैंड से गुजरा हुआ है, ठीक है, इस लैंड से गया हुआ है, तो जो इसका जो अधिकार है ये इसी के अंदर में आता है, ठीक है, और यूज करने का। तो इस बीच में है ये, इस कारण से इसको टालते गई है कि नहीं, इस रिपेरियन प्रिंसिपल के अंदर आता है। और जो वाटर का जो नॉन अवेलेबिलिटी है तो इसको बात की है इसमें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट का, ये भी बहुत हाईलाइटेड रहता है हमेशा न्यूज़ में। तो ये 1969 में जो था ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फर्स्ट ये बनाया गया, और ये किसके अंदर, तो ISRW एक्ट के अंदर, ठीक है, तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, तो इसके अंदर में ये बनाया गया। तो इस चीज़ में देखें कि ये जो है KWDT, ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2, ये कब बनाया, तो ये 2004 में आया। तो ये जो इसका बात करते हैं जो 2004 में आया, तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने का बात करता है वाटर का। कृष्णा वाटर ये जो है ये एलोकेट करती है अनडिवाइडेड, ठीक है, और ये किस बीच में, तो आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना, तो इस बीच में कि वाटर डिवाइडेड का बात करती है, ठीक है, कि बिना डिवाइड हुए। तो क्योंकि आपको पता है कि पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक में थे, तो इसी यही बात बताया गया कि जब पहले की बात है तो इस बीच में जो था कि कृष्णा वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके बीच में ये बताया गया 2004 के कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि कृष्णा जो है ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो महाबलेश्वर से, ठीक है, वो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में जाकर के मर्ज कर जाती है। तो ये किस तरह से फ्लो करती है, तो महाराष्ट्र से होकर के कर्नाटका, तेलंगाना और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश। 2014 में बात करें तो इस बीच में जो है ये जब तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ, तो आंध्र प्रदेश जो है ये तेलंगाना को एक तरह से सेपरेट पार्टी इसमें KWDT के अंदर बनाया, ठीक है, तो इंक्लूड करने का बात कहा। तो जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि महाराष्ट्र कर्नाटका का, तो इनके बीच में भी ये इशू है क्योंकि वहाँ से गुजर रही है वाटर ये कृष्णा का। तो जो तेलंगाना है उसको एलोकेट करना चाहिए वाटर, ठीक है, और आंध्र प्रदेश का जो शेयर दिया गया है उसके बीच से, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना था इसमें। मतलब बेसिकली इशू ये है कि आपको पता है जैसे जो ये वाटर है कृष्णा का, ये फ्लो हो रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारे जगहों से, ठीक है, तेलंगाना से। तो यही चीज़ कहना था बेसिकली महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का, कि जो तेलंगाना है वो एक तरह से आंध्र प्रदेश से टूट करके बना है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या है कि जो वाटर होना चाहिए, जो तेलंगाना को अभी मिलना चाहिए, वो आंध्र प्रदेश से मिलना चाहिए। ये नहीं कि सभी से मिला करके। तो भाई इन लोग का थोड़ा सा एक आर्ग्यू था, तो ये चीज़ है। जबकि इसको जो क्या है कि इन्होंने ये इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, ये जो KWDT पार्टी जो है और ट्रिब्यूनल उसको एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जुडिशरी। ये भी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है, और इससे रिलेटेड। तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक हो जाता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये क्यों न्यूज़ में रहा, ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज़ में रहा, हमेशा से न्यूज़ में रहता है कंटेम्प्ट केस को लेकर के, कि अलग अलग तरह से सेंटर या फिर किसी पे भी ऐसा दाव लगा दिया जाता है कि जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो ये सारे चीज़ इस कारण से हाईलाइटेड रहते हैं हमेशा से न्यूज़ में। तो इसी तरह से हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। बात क्या है कि जजेज के अपॉइंटमेंट का बात चल रहा था, तो इसमें इस कारण से ये न्यूज़ में रहा कि इसको थोड़ा सा डिले हो गया था, मतलब सेंटर स्टेप नहीं ले रही थी, ठीक है, इस बात पे। तो इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि या तो आपको इस चीज़ को रख लेना, मतलब तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, या इसको फिर वापस कर देना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को बिना अगर आप इस चीज़ को नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप इस पर अपना कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, सेंटर के लिए बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट, तो इस बीच में आप ये कंटेम्प्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कंटेम्प्ट वाली केसेस हो जाएगी। तो इस कारण से इसको वापस करने का बात किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज़ न्यूज़ में रहा था इस कारण से। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो जुडिशरी है उस पर क्या क्या बातें हैं, ठीक है, हायर जुडिशरी में क्या क्या बातें चलती हैं। तो इसमें जो है कि जज जो हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं। अभी तो बात करते हैं कॉलेजियम के द्वारा, ठीक है,
तो इसके बीच में अलग अलग जजेज और रहते हैं। तो ये जो आर्टिकल आ जाता है आपका 124 और 217, ये गवर्न करता है जजेस के अपॉइंटमेंट में, ठीक है। और बेसिकली अगर बात करते हैं 124 का, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, एंड हाई कोर्ट के जजेस के लिए आर्टिकल 217 है। बैटरी हो गया था लो, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये बताया गया, ये बेसिकली इवॉल्व हुआ था जो अलग अलग हम लोग जजेस का केस पढ़ते हैं, ठीक है, जज सुप्रीम कोर्ट जजेस से रिलेटेड या इस चीज़ से, तो अलग अलग इसमें इंटरप्रिटेशन दिया गया। अगर हम लोग बात करते हैं 3 जजेस केस 1981, 93 एंड साथ ही साथ 98, तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम था यहीं से निकल करके आता है अलग अलग जजेज केसेस से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो इंक्लूड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ इसमें 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं। तो इसमें आपका मेंबर पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कितने मेंबर होते हैं। तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाते हैं, और साथ ही साथ सीनियर मोस्ट जज आ जाते हैं इसमें। और कॉलेजियम जो होता है ये अपॉइंट किया जाता है जजेस के लिए, ठीक है, और ये हाई कोर्ट के लिए भी करती है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, या फिर बात करते हैं 2 अदर जजेस, तो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये हाई कोर्ट के जजेस को जब अपॉइंट किया जाता है तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये। आगे देख लेते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रपोजल जो इनिशिएट होता है जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, तो उनसे सबसे पहले जो उस हाई कोर्ट के जो और साथ ही साथ हाई कोर्ट के कॉलेजियम जो होता है उनको इसके लिए भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ में हम लोग को ये भी समझना है। तो यही है। और जो हाई कोर्ट कॉलेजियम में है, इसमें हाई कोर्ट कॉलेजियम में भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के देखने को मिलते हैं, और 2 थे सीनियर मोस्ट जज। तो अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में बात करें तो इसमें 5 मेंबर हो जाते हैं जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये स्पेशली बताया गया कि अगर जैसे हाई कोर्ट के कॉलेजियम में अगर कोई भी जजेस का अपॉइंटमेंट है, तो क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से नीचे है, तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा ही जाएगा। तो यही बताया गया कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी थोड़ा सा पता नहीं लाइट का इशू हो गया है और चार्ज नहीं है, तो इस कारण से थोड़ा सा इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट तुरंत इसको लाएंगे अगले वीडियो में।